AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जुड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, बहुत शुक्रिया आपकी दावत देने का और मुझे बुलाने का। वैसे तो हमें अच्छा लगता कि आप यहां आ पाते, लेकिन आपकी व्यस्तता थी और दूरी ज़्यादा थी, इसलिए आप आ नहीं पाए, लेकिन आप जुड़े, इसके लिए भी आपका शुक्रिया कर रहा हूं। पर आप जो ये यूपी की पॉलिटिक्स में आए हैं, बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है और बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। ऐसा क्यों है कि जितनी चर्चा शायद सपा को बसपा को लेकर नहीं है, उतनी ज़्यादा चर्चा AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर है और हर तरफ से? नहीं, पहले तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं। हम लोग 2017 में यूपी में विधानसभा के चुनाव लड़े थे और पिछले 5 साल से बराबर हम लोग वहां पर मेहनत कर रहे हैं और हालिया दिनों में जो ज़िला परिषद के चुनाव भी हुए उसमें भी अच्छे खासे MIM पार्टी के मेंबर्स कामयाब हुए। अब हलचल है, चुनाव आ रहे हैं तो हलचल करना पड़ेगा। तो हम लोग हैदराबाद में बोलते हैं कि हरकत में बरकत है, तो जो हरकत करेगा तो उसमें बरकत रहेगी। अब अगर कोई घर में बैठ के एयर कंडीशन कमरे में राजनीति करना चाहेगा तो वो तो नहीं हो पाएगा। और यूपी भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, 21-22 करोड़ की आबादी है और इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज MIM पार्टी यूपी के जनता के दिलों में भी आ चुकी है और इसका अच्छा नतीजा निकलेगा विधानसभा के चुनाव में। क्या उत्तर प्रदेश में आपके जिन बयानों को लेकर चर्चा हो रही है, हंगामा हो रहा है, वो इसी हरकत को पैदा करने के लिए है ताकि आप चर्चा में आए? और जो आप बार बार मुसलमान 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 कर रहे हैं, ये भी एक स्ट्रैटेजी के तहत है क्या? देखिए, एक बात आपको मैं समझाना चाहूँगा और जो लोग आपका ये अजीमुशान प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि यूपी में जितने समाज हैं उन तमाम समाज का एक नेता है, उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, उनकी एक आवाज़ है। और अगर किसी समाज की कोई आवाज़ नहीं है, कोई उनका मुकाम नहीं है, कोई उनकी वोट की वैल्यू नहीं है, तो वो मुसलमान है। और इसमें आप देख लीजिए कि यादव कहते हैं कि अखिलेश मुलायम सिंह हमारे नेता हैं, दलितों में जाटव कहता है कि बहन जी मायावती हमारी नेता है। आप अपर कास्ट हिंदूज में जाइए, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या हमारे बनिया कम्युनिटी के बेहतरीन तिजारत करने वाले लोग हों, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कई बरादरी है। और फिर आप देख लीजिए हालिया दिनों में मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री ने जो कैबिनेट में लिया अनुप्रिया पटेल को, बाघेल साहब को, इन सब का क्या ताल्लुक है? इनका ताल्लुक क्योंकि वो कुर्मी है, वो बाघेल कम्युनिटी के हैं। तो एम्पावरमेंट की बात करने से हमारे भारत की जमहूरियत मजबूत होगी। और 19% उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी है और 9% यादव समाजवादी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और जब उनकी सरकार बनती है तो हर थाने में यादव इंस्पेक्टर होता है। जैसे अब योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के बहुत बड़े नेता हैं तो हर थाने में आपको ठाकुर बरादरी का कोई ऑफिसर मिल जाएगा। तो ये तो एक रियलिटी है भारत की सियासत की और मुसलमानों को हम ये देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अब आप बताइए कि अगर उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट मुसलमानों का सबसे लोएस्ट होगा 58%, 5 से 15 साल के बच्चे 60% ड्रॉप आउट होगा, 2% ग्रेजुएट्स निकलेंगे, कौन जिम्मेदार है फिर इसका? मैं जिम्मेदार हूं क्या? और पिछले चुनाव में, आखिरी बात कह खत्म, पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों ने करीब 73% सपा को और BSP को वोट दिया। क्या नतीजा निकला? क्या बीजेपी को रोक पाया आप? और बीजेपी को 70% हिंदू भाइयों ने वोट दिया। मेरा डेटा नहीं है, ये तो बड़े बड़े विज्ञान लोग CSDS का डेटा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसलिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही इकोनॉमिक, एजुकेशनल, सोशल एम्पावरमेंट होता है। ये एक रियलिटी हम देख रहे हैं उसको, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपकी कोशिश अच्छी बात है, लेकिन आपकी कोशिश सिर्फ मुसलमानों को उठाने पर केंद्रित क्यों है? क्योंकि सिर्फ आप मुसलमान हैं, आप इस देश के सांसद हैं ना, और आप संविधान की सबसे ज्यादा बात करते हैं। संविधान की जब बात करते हैं तो आपके लिए सब बराबर है, लेकिन आप सिर्फ मुसलमान को चुनते हैं, ऐसा क्यों है?
नहीं, आपका सवाल का जवाब यह है कि मेरी नज़र में सब मजहब के मानने वाले एक हैं। मैं किसी मजहब के खिलाफ था, ना कभी रहूंगा। आप संविधान का हवाला देते हैं तो संविधान में राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है, मगर इक्वालिटी की जब बात होती है तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात होती है। एक एम्पिरिकल डेटा है मुस्लिम सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं आज भी कह रहा हूं कि कभी भी आपका चैनल पे बिठा दीजिए, मुझे किसी के साथ जो मैं जो डेटा दे रहा हूं, फिगर दे रहा हूं, जो उसको नहीं मानता हम बता देंगे। भाई सब्सटेंटिव इक्वालिटी कब पैदा होगी? आप ये अच्छा, और एक आपको मिसाल देता हूं। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने 2019 में 160 करोड़ रुपए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की तरफ से दिए, माइनॉरिटीज के लिए उत्तर प्रदेश के, जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई सब शामिल। आपको मालूम कितना खर्चा हुआ? 16 करोड़ खर्चा हुआ। मैं आज चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में आप किसी बीजेपी के प्रवक्ता को, मिनिस्टर को बुलाकर पूछ लीजिए, 2019-20, 20-21, 22-23 में कितने घर मुसलमानों को सैंक्शन हुए, कितने मिले? एक भी नहीं मिला। कौन जिम्मेदार है इसका? अच्छा, फिर आप मुझसे सवाल ये कर सकते हैं कि भाई सपा जब 2017 में पावर में थी तो 62 मुस्लिम एमएलएस थे। इतने कमजोर एमएलएस थे कि मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा कांड हुआ, 50,000 से ज्यादा पार्टीशन के बाद इतने लोग बेघर हो गए, महिलाओं का रेप हुआ, बर्बादी हुई, कोई आवाज नहीं उठा सकता। तो पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है, इंडिपेंडेंट लीडरशिप की जरूरत है, ओवैसी साहब, लेकिन तमाम मसाइल को उठा सकेगी। सारी तकलीफ सिर्फ मुसलमानों के बीच नहीं है ना सर, तकलीफ तो हिंदुओं के बीच भी है, सिखों के बीच भी है, बाकियों के बीच भी है, ईसाइयों में भी है। आप सिर्फ उठाने की बात करते हैं मुसलमानों को। यह पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप सबकी बात क्यों नहीं करते? भारतीयों की बात क्यों नहीं करते? गरीब की बात क्यों करते हैं? मजलूम की बात क्यों करते हैं? आप उसमें धर्म क्यों देखते हैं? इसलिए धर्म देखता हूं क्योंकि भारत में जो डेटा निकलता है वो ये बताता है मुझे और आपको, और जब डेटा हम पढ़ते हैं तो खून के आंसू भी नहीं निकलते। आजकल हम कहां कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इंसाफ किससे होगा? जालिम से इंसाफ होगा या मजलूम से इंसाफ होगा? इंसाफ तो मजलूम से होना चाहिए ना। अब आप बताइए कि अगर मुजफ्फरनगर के राइट्स में 77 केसेस सरकार वापस ले लेती है, कितने मुसलमानों के केसेस वापस लिया बताइए आपने? तो अगर मुसलमानों पूछ रहे हैं, नहीं, मुसलमानों के केस वापस नहीं होंगे, मुसलमानों के केस वापस नहीं होंगे तो आप आकर गैंगस्टर को टिकट देंगे, आप गैंगस्टर को पार्टी में शामिल करेंगे और कहेंगे कि चलो हम तुम्हारे साथ खड़े हो गए। ये कोई बराबरी है? अतीक अहमद को पार्टी में लाने से मुसलमानों को न्याय मिलेगा क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ केस वापस ले लिया, न्याय मिल रहा है। प्रोसिक्यूशन करने की इजाजत नहीं देते, न्याय मिल रहा है। बीजेपी के प्रेजेंट एमएलएज में 37% पर क्रिमिनल चार्जेस है, न्याय मिल रहा है। 77 बीजेपी के लीडर्स पर केस वापस ले लिया गया, न्याय मिल रहा है। प्रज्ञा ठाकुर, अतीक अहमद को ले लेने से मिल जाएगा, न्याय मिल रहा है। अतीक अहमद को ले लेने से मिल जाएगा, तो फिर हिंदू जो गैंगस्टर है उनको भी लीजिए ना सर। सुनिए, बिल्कुल, अगर वो आने तैयार हैं, अगर वो इस बात को मानने तैयार है तो आप, अगर आपके पास उनका एड्रेस है, नंबर है तो भिजा दीजिए। तो आप हिंदू गैंगस्टर भी लेंगे, मुसलमान गैंगस्टर भी लेंगे, गैंगस्टर्स की पार्टी बना रहे हैं क्या सर? उत्तर प्रदेश में 37% एमएलए उनको गैंगस्टर बोलेंगे आप? वो जो बीजेपी का एक एमपी है जिस पर रेप का चार्ज है, उसको गैंगस्टर नहीं बोलेंगे? तो आपके लिए आप ये सिस्टम तोड़ने आएंगे या आप कहेंगे कि तुम्हारे 37% हैं? नहीं हुआ है सर, लॉ के लिहाज से ओवैसी साहब, आप ये सिस्टम तोड़ेंगे या आप कहेंगे कि तुम हिंदू गैंगस्टर हो, मुसलमान गैंगस्टर हो, सब आ जाओ यहां पर और मेरे साथ मिलकर सरकार बना लो? आप सिस्टम बदलने आ रहे हैं या उस सिस्टम को बढ़ाने आ रहे हैं? सिस्टम को कौन बदलेगा? जो सत्ता में सिस्टम बदल रहे हैं। जो सत्ता में रहकर टिकट दिए 2017 में, वो क्या कर रहे हैं? दूध के धुले हैं वो। और अगर एक ब्राह्मण समाज के लड़के को लखनऊ में एनकाउंटर हो जाता है तो पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं क्योंकि वो अपर कास्ट का है, और दूसरों पर गोली चलाई जाती है, पेटों में गोली मारी जाती है, जेल में घुस के मारा जाता है तो पुलिस को अवार्ड दिए जाएंगे।
आप क्या बात कर रहे हैं सर? आप तो कम से कम तरफदारी मत करिए। नहीं, मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं अगर वो गलत हुआ सर, गलत को गलत के तराजू पर बराबर करने से कोई न्याय नहीं मिलेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं। और आप जब आते हैं, आप पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं, समझदार नेताओं में से हैं, आपकी सोच बहुत बड़ी है, ये मैं मानता हूं। आपसे मिला हूं, आपसे कई बार बात करता हूं। आप बहुत ज़हीन तरीके से समझते हैं पॉलिटिक्स को। लेकिन जब आप सिर्फ मुसलमान मुसलमान करते हैं, आपकी पार्टी का नाम क्या है बताइए सर? AIMIM का फुल फॉर्म क्या है मुझे बताइए। क्या ये पार्टी इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, क्या ये पार्टी के 2 MPs भारत के सर सुनिए नहीं, सर आप पहले बताइए दर्शकों को कि AIMIM का फुल फॉर्म क्या है। नहीं, मैं AIMIM का फुल फॉर्म देखना है तो दर्शक जाकर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देखेंगे। मगर आपके दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि इस पार्टी के 1984 से MP हैं जो भारत के संविधान पर ओथ लेते हैं और भारत के संविधान पर यकीन करते हैं। आप मुझे पूछिए कि अकाली दल के बारे में नहीं पूछेंगे, शिवसेना के बारे में नहीं पूछेंगे, AIADMK के बारे में नहीं पूछेंगे, TRS के बारे में नहीं पूछेंगे, TDP के बारे में नहीं पूछेंगे। कितने पार्टीज में आपको बता दो, मेरी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता है। अगर आपको या किसी और को इससे तकलीफ हो रही है तो जाइए इलेक्शन कमीशन को। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है सर। बुरी बात मैं तो कह रहा हूं आप खुलकर बोल दीजिए ना। आपको तकलीफ है इलेक्शन लड़ने से? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मेरी पार्टी का नाम सुनिए, मैं बोल रहा हूं, सुनिए, बोलिए, बोल रहा हूं। मेरी पार्टी का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अंग्रेजी में आपको समझाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और जो कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन कमीशन रजिस्टर होती है तो उसको भारत के संविधान को मानना पड़ता है। जब मेरी पार्टी भारत के संविधान में इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड है, संविधान को मानती है, तो इसमें आपको आपत्ति क्यों है? मुझे आपत्ति सिर्फ ये है सर कि आपने अपनी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखा, जिसका मतलब है कि दुनिया पूरे भारत के जो मुसलमान हैं उनकी एकता के लिए मजलिस। और आप वही काम फिर पॉलिटिक्स में करते हैं और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुओं की बात ना करें, वो दूसरों की बात ना करें, वो बराबरी की बात करें। आप कहां कर रहे हैं? आप तो सिर्फ मुसलमानों के लिए पार्टी बनाकर बैठे हैं। इसको खुलकर बोल दीजिए कि मैं हिंदुओं की बात नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। अगर मैं आपको दावत दूंगा, हैदराबाद तशरीफ लाइए, मेरे मेहमान रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि अमित शाह जिस वार्ड में आकर हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में कैंपेन किए थे, वहां पर 4थी मर्तबा राजमोहन कामयाब हुआ। 4थी मर्तबा 12,000 वोट से बीजेपी कैंडिडेट उठा रहा है। आप आइए, औरंगाबाद में चलिए, हमारे कितने नॉन मुस्लिम कॉर्पोरेटर से देख लीजिए। मैं आपको देखना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, ओवैसी साहब, मैं हैदराबाद आया हूं। ओवैसी साहब, आपको भी याद होगा मैं हैदराबाद आया हूं और आपकी ही बाइक पर बैठाकर आपने ही घुमाया है। मैंने देखा है। मैं आपसे कहता हूं, आप इतनी संविधान की बात करते हैं तो पार्टी का नाम आप पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हिंदुस्तानी कर दीजिए। सुनिए, मुसलमान क्यों रखते हैं? अरे भाई, मुसलमान क्या हिंदुस्तान का नहीं है? लेकिन आप सिर्फ मुसलमान के नहीं है ना। आप ये बोलना चाहते हैं? ओवैसी साहब तो मेरे भी हैं। मैं हिंदू हूं लेकिन मेरे भी हैं। बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल आपका हूं, बिल्कुल मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। आप सब्सटेंटिव इक्वालिटी, लेकिन आपकी पार्टी के नाम में मैं नहीं हूं ना सर। हो रही है, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, लेकिन आपकी पार्टी के नाम में मैं नहीं हूं। ये मुसलमान हटाइए सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर आप भी संविधान में, मैं भी संविधान में हूं। हर पॉलिटिकल पार्टी संविधान को मानती है, संविधान सबसे ऊपर है और संविधान के तहत मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यह बात आप समझने से कासिर हैं। संविधान के तहत हुआ, मैं मान गया, पर मैं कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो सकता है, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन की जगह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता? सबकी एकता की बात कीजिए ना सर। अरे मेरे सुनिए, आप समझ नहीं रहे हैं। भारत के संविधान के तहत हर पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है और उस पॉलिटिकल पार्टी को मानना पड़ता है संविधान को। मैं आपको बता रहा हूं, 1960 से अब इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या पैगाम मिल रहा है आपको?
क्या मुझे पैगाम आपको गलत मिल रहा है क्या? नहीं तो मुसलमान हटाने से दिक्कत क्या है सर? कौन कह रहा है कि किसी मजहब के आपको खिलाफ वोट नहीं पड़ेगा क्या अगर मुसलमान हटा देंगे? अगर आप मुसलमान हटा देंगे उसमें से तो वोट नहीं पड़ेगा क्या? नहीं सर, वोट पढ़ना नहीं पढ़ना है तो अल्लाह तय करेगा ना, ये तो अल्लाह जनता तय करेगी। तो मैं जो कभी इलेक्शन जीतता भी हूं, हारता भी हूं, तो इसमें बुरी बात क्या आप है? फिर माने बैठे हैं कि आपको वोट वही देगा जो अल्लाह की सुनता है। इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। आप माने बैठे हैं ना कि वोट आपको वही देगा जो अल्लाह की सुनता है, जो श्री राम की कोई सुनता है वो बात नहीं देगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, राजभवन कॉरपोरेटर ने अमित शाह के आने के बाद भी बीजेपी का कैंडिडेट हार गया। राजभवन उसका नाम है। अब आपको और क्या बताऊं मैं? आप मेरे साथ मोटरसाइकिल पे फिरे, आप किसी और चैनल में काम कर रहे थे उस वक्त, तो आपको कई हमारे मेन नॉन मुस्लिम लोगों से आपकी मुलाकात हुई, आप भूल गए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला। मैं तो चाहता हूं जो मुझे वहां दिखा वो हर जगह दिखे। आप यूपी में भी आकर हिंदुओं की बात करें, सिखों की बात करें, ईसाइयों की बात करें। आप सिर्फ मुसलमान करते हैं, वहां दिक्कत होती है। आप कहते हैं मस्जिद शहीद हो गई। मस्जिद शहीद होना आपका मुद्दा है या मुसलमानों को एजुकेशन मिलना मुद्दा है? देखिए आपको या तो आपको एमनीसिया हो चुका है, या फिर आपको, मैं समझ रहा हूं कि ज़ईफ़ी जल्दी आ गई आपको, या आप नौजवान आदमी इतना जल्दी क्यों भूल रहे हैं आप? अभी मैंने क्या डेटा दिया आपको? मुस्लिम लिटरेसी का डेटा दिया, ड्रॉप आउट का डेटा दिया, कितने ग्रेजुएट्स यूपी में डेटा दिया, आप भूल रहे हैं। अब आपको मैंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में जो बीजेपी बोलती है इतने घर दिए, एक भी नहीं मिला। मुख्तार अब्बास नकवी की मिनिस्ट्री से 160 करोड़ रुपये आए, माइनॉरिटीज के लिए सिर्फ 16 करोड़ रुपये खर्चा किए, आप वो भी भूल रहे हैं। रहा सवाल बाराबंकी की मस्जिद का, तो आप प्रोग्राम खत्म होने से पहले या कल या मुझे बुला लीजिए। आप उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है, वो तो योगी आदित्यनाथ सरकार के बड़े करीब है, उनसे पूछ लीजिए बाराबंकी में मस्जिद शहीद हुई नहीं हुई, क्या वो हाईकोर्ट में केस डाले नहीं डाले, पूछ लीजिए उनसे आप। मैं तो आपको सब बातें कर रहा हूं ना, मैं कहां आपको सिर्फ ये बात कर रहा हूं, मैं तो आपको टोटल बात कर रहा हूं। लेकिन ये टोटल बात करते करते सर, जब आप मंच पर चढ़ते हैं, मैं वही तो कह रहा हूं, आपने मेरी एमनीजिया का जिक्र किया। लोगों को लगता है जो लोग आपको हैदराबाद में जाकर देखेंगे सर काम करते हुए, वो ऐसा लगता है कि दो रूप हैं, आपके भी आपके भाई के भी। आप लोग मंच पर चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं और कुछ सोचते नहीं है, लेकिन जब काम करने आते हैं तो हिंदू मुसलमान दोनों का काम करते हैं। तो ये मान लीजिए कि आप मंच पर जो है वो मुसलमानों के वोट के लिए चढ़ते हैं, फिर नीचे जाते हैं तो भाई काम जो करना है वो कर लेते हैं। दो चेहरे हैं क्या आपके? सौरभ साहब आपका बेहद शुक्रिया। कम से कम आप एक बात तो मेरी मान लिए, दूसरी बात भी मान लेंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करिए। जब एक बात आप मान लिए हैं तो दूसरी बात भी मान लेंगे, आप फिक्र मत करिए। जो जिस तरह हम हैदराबाद में काम करके लोगों का दिल जीतते आए हैं और जीत रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी काम करेंगे और सबका दिल जीतेंगे। अच्छा, थोड़ी एमनीजिया मैं भी आपकी दूर करूं, मेरा नाम सुशांत है। थैंक यू सर, शुक्रिया। अच्छा, अब एस से जो शुरू हो रहा है तो जरा वो भूल, और एक है ना, एक और भी है। ये भी अच्छी बात है कि आपका आजकल नहीं है, एस से भी लगाव है। मुझे तो सिर्फ एम से लगाव दिखता है आपका। मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आप सर जी बोलिए बोलिए आप पूछिए। मैं ये पूछ रहा था कि उत्तर प्रदेश में आप बहुतों के निशाने पर हैं। आज राकेश टिकैत जी ने भी आपके बारे में कह दिया कि आप बीजेपी के चचा जान हैं और आप उनके लिए काम करेंगे, चचा जान उनको वोट दिलाएंगे, बीजेपी आप पर केस नहीं करेगी। अभी इतना बड़ा झूठ है, इतना झूठ बोलता है आदमी है। बाराबंकी में मुझ पर 153A का केस हो गया 5-6 दिन पहले। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि चचा जान हो या अब्बा जान हो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉग विजिल पॉलिटिक्स, और अगर इसको उर्दू में तर्जुमा, हिंदी में तर्जुमा किया जाए तो कुत्ते की सीटी की सियासत कहेंगे उसको। तो ये सियासत इनको बंद करनी चाहिए। और हम इनसे जानना चाह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर के कांड में योगी आदित्यनाथ ने जिन बीजेपी के लीडर्स पर से केस विड्रॉ किया, क्या वो उसके ऊपर बोलेंगे कुछ? आप मुझे गाली दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या क्या बोलते बोलिए, चचा जान बोलिए, ये जो भी वो आपको बोलना है बोलिए, आपका इख्तियार है।
मगर आपकी मानसिकता, आपकी माइंडसेट इससे जाहिर हो रही है कि आप डॉग विजिल पॉलिटिक्स में इंडल्ज हो रहे हैं। पर राकेश टिकैत तो किसानों के नेता हैं, आपसे किसानों को क्या दिक्कत हो सकती है? सर, मुझसे उन तमाम लोगों को दिक्कत है जो मजलूमों से इंसाफ की हम बात कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के 19% मुस्लिम माइनॉरिटीज का हिस्सेदारी की हम बात कर रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि भैया ये हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तुमको मुकद्दर में तुम्हारी गुलामी और कैद की जंजीरें मिलेंगी। हम ये कह रहे हैं कि कैद ना कैदी हैं हम, ना आपके गुलाम हैं। हम बराबरी चाहते हैं, हम हिस्सा चाहते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस चाहते हैं। उत्तर प्रदेश और भारत की जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं। हम अपने स्कूल चाहते हैं, बच्चों को। अरे पर सर, राकेश टिकैत तो अल्लाहू अकबर के नारे लगवा रहे मंच से, वो मुसलमानों के खिलाफ कैसे होंगे? देखिए, मैं इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला संभल में जलसा होगा हमारा 22 तारीख को। उसका जवाब, जैसा आपने कहा कि मंच पर आकर बोलते हैं, तो मंच पर आकर बोलेंगे इस बारे में, बहुत बोल सकते हैं। जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये समझ रहे हैं कि भाई आप ये लोग जितना मुझे बोलते हैं ना, मेरी जबान का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे, ना डेटा पर कर पाएंगे, ना फैक्ट्स पर कर पाएंगे। मुझे गाली दीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान देख रहा है कि कैसे योगी आदित्यनाथ और ये मौसूफ, ये डॉग विजिल पॉलिटिक्स जो कुछ फिर मुसलमान देख रहा है, सियासत कर रहे हैं, देख रहे हैं वो लोग। आप पूरे इंटरव्यू में 19% से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। मुसलमान देख रहा है, मुसलमान के लिए ये हो रहा है। आप कैसे संविधान की बात करते हैं सर? आप मुसलमान से अलग सोच ही नहीं पाते। बिल्कुल नहीं। सुनिए, संविधान की आप बात कर रहे हैं तो प्रियम्बल पढ़िए। प्रियम्बल में क्या लिखा है? लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। जब तक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस नहीं मिलेगा कमजोरों को, यही तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए संविधान बना दिया है, अब तुमको हथियार दे रहा हूं वोट का। और बाबा साहब ने यह पैगाम दिया तमाम कमजोरों को कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस हासिल करने के लिए पॉलिटिकल पावर हासिल करो। बाबा साहब ने कहा कि इस देश की हर इख्तिदार की दरवाजे खुलते हैं, ताले खुलते हैं पावर से, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो वही तो हम बात कर रहे हैं, इसमें बुरी बात क्या है बोलिए? और आपको हकीकत बता रहा हूं, ये जो जितने सेकुलर अपने आप को लीडर्स कहते हैं, बीजेपी कहते हैं, ये तो लफ्ज मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है। बोलिए ना मुसलमान, क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलने तैयार है अपने मन से लोग। नहीं, मुसलमान क्यों बोलना है सर? हिंदुस्तानी बोलना है। आप जब कम्युनलिज्म की बात करते हैं, यहीं तो शुरू होता है कम्युनलिज्म। एक मिनट, तो ब्राह्मण सम्मेलन होगा, आपको इसमें कोई बुरी बात नहीं है? नहीं, पूरी बुरी बात है, पूरी बुरी बात है सर। मैं तो उसका भी विरोध कर रहा हूं। नहीं, सुनिए, हाँ, अच्छा, तो कोई बुरी बात नहीं है, तो फिर मुसलमान बोलने में क्या बुरी बात है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं बुरी बात है। मैं तो कह रहा हूं ब्राह्मण, सर आप ठीक से सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूं ब्राह्मण सम्मेलन गलत बात है, मैं तो उसका विरोध करता हूं। अच्छा, चलिए, कम से कम आप एज ए एंकर का एक कंसिस्टेंट स्टैंड किसी एक पॉइंट पर है। चलिए, अरे पर आप नेता के तौर पे नहीं रहे ना सर। आप भी बोलिए सर, ब्राह्मण सम्मेलन का विरोध हो रहा है, आप भी बोलिए कि नहीं मुसलमानों की नहीं, हिंदुओं की भी बात करूंगा। मैं तो ये कह रहा हूं, बल्कि इससे बढ़ के कह रहा हूं, मैं तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए। मैं तो ये भी कहा हूं कि 50% का जो कैप है उसको खत्म करिए, और 50% जो कैटेगराइजेशन है उसको भी खत्म करिए। ये तो इससे बढ़कर कहा मैंने, और क्या कहा? पर वही कमिटमेंट है, वही तो मैं कह रहा हूं सर, वही मैं कह रहा हूं। आपके सेंसस होना चाहिए, आपके दो रूप नजर आते हैं। 50% का कैप टूटना चाहिए, होना चाहिए। आपके दो रूप नजर आते हैं। आप संविधान में बोलते हैं अलग ओवैसी हैं, आप काम करते हैं अलग ओवैसी। आप मंच पर चढ़ते हैं, आपको पता नहीं क्या हो जाता है। आप मंच पर चढ़कर आपने मुझे बताइए, आपने कभी बोला विकास यादव कानपुर में उसकी लिंचिंग कैसे हो गई? आपने कभी बोला कमलेश तिवारी की हत्या कैसे हो गई? आपने कभी बोला बंधु प्रकाश पाल की हत्या कैसे हो गई? किसी ऐसे हिंदू की लिंचिंग की बात की आपने? आपको YouTube पे जाकर मेरी स्पीचेस देख लीजिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। अगर आप बोलते हैं तो मैं अभी भी लेके आता और लिंक दिखाता। इस तमाम लिंचिंग के खिलाफ हम हैं।
कानपुर में एक मुस्लिम लड़की अपने बाप से लिपटी हुई थी, उसको भी मारा गया, उसके भी हम कंडेम किए। हर वायलेंस का कंडेम करना चाहिए, वायलेंस की कोई जगह नहीं है, चाहे पीलू खान की हो, रकबर की हो, सब वायलेंस को कंडेम करना चाहिए। आप देख लीजिए यूट्यूब पे मेरे ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी वायलेंस को कंडेम करते करते सर, उसी वायलेंस को कंडेम करते करते जब उसको भारत की तस्वीर बना देते हैं आप और कहते हैं इस भारत में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वहां दिक्कत खड़ी होती है। आप बोलिए हिंदुओं के साथ भी हो रहा है, गलत हो रहा है, हिंदू भी तकलीफ में, मुसलमान भी तकलीफ में, मैं दोनों के साथ खड़ा हूं। मैं नहीं बोलूंगा कि मुसलमानों की तकलीफ है, लेकिन फिर आप 19% पे आ जाएंगे। सुनिए, आपकी तकलीफ दूर कर देता हूं। भीमा कोरेगांव के ताल्लुक से मैंने पार्लियामेंट में कहा, यूएपीए के कानून के खिलाफ मैंने कहा, जिसका यूज आदिवासियों पर भी होता है, दलित समाज पर भी होता है, उन इंटेलेक्चुअल्स पर होता है जो किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं। पार्लियामेंट की स्पीचेस है मेरी, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ऐनक लगाकर देख रहे हैं, तो मैं क्या करूं, बोलिए आप। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश के लिहाज से आपके अलावा दूसरों की बात करता हूं। आप उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, आपने भी अयोध्या से शुरुआत की। आपको अभी तक का उत्तर प्रदेश का रीडिंग क्या कहता है? बीजेपी स्ट्रांग है, सपा स्ट्रांग है, बीएसपी स्ट्रांग है? किसकी ताकत आपको अभी ज्यादा दिख रही है 2022 के चुनाव में? हमारी पूरी उत्तर प्रदेश में यह कोशिश है कि दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने और योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने। अखिलेश यादव चलेंगे? ये है कि हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स, सुनिए, सुन तो लीजिए, अरे मुकम्मल तो होने दीजिए ना। और दूसरी कोशिश हमारी ये है कि हमारे पार्टी को मजबूत किया जाए, हमारे कैंडिडेट्स जहां से लड़ेंगे उनको कामयाब किया जाए। ये हमारे दो इंपॉर्टेंट रीजंस है। और तीसरा ये है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा का हम हिस्सा है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर साहब हैं, और उनके साथ हम लोग हैं, बात करेंगे, लड़ेंगे, कोशिश करेंगे। ये हमारे लिए ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं। अब आपका डेटा क्या है? मैं तो कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, ना मैं कोई ज्योतिषी हूं, मैं एक इंसान हूं, और कोशिश करना मेरे बस की बात है। मेहनत करना, जुस्तजू करना हम कर रहे हैं, और पहले से बनिस्बत एमआईएम का संगठन अच्छा खासा मजबूत हुआ है, जनता में बहुत अवेयरनेस आया है, और हमको लगता है कि इंशाल्लाह इस बार अच्छा नतीजा आएगा। आप कह रहे हैं आप बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, आपका लक्ष्य ये है, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, आपका लक्ष्य ये है। आप खुद 100 सीट पर लड़ रहे हैं, आपके कुछ सहयोगियों को मिला दूं तो भी, और अगर आपको सारी की सारी सीट आ जाए तो भी, आप तो सरकार अपने बूते पे नहीं बना पाएंगे। तो किसी को तो सोचा होगा कि किसको सपोर्ट करेंगे, समाजवादी पार्टी को करेंगे, बीएसपी को करेंगे? देखिए, पहले शादी होना चाहिए ना, जब शादी होगी तो औलाद होगी, तो जब शादी होने के बाद औलाद होगी तो नाम तय करेंगे। अरे पर जब इतने कॉन्फिडेंट हैं कि एआईएमआईएम बढ़ रही है, तो सर शादी भी होगी, आप तो हनीमून प्लान कीजिए अब। सर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये हनीमून की बात आप लोग करते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल एक स्ट्रेटजी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और रहा सवाल कि कितने सीट, देखिए कर्नाटका में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में कई बार कोalition सरकारें बनी, अब बल्कि बीजेपी के भी एक मौजूदा सांसद हैं पाल साहब, वो मुख्यमंत्री वो भी बन गए एक दिन के लिए। तो पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। ये हमारा पहला प्रायोरिटी, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, और हम कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। क्या ये कहने की स्थिति में आप हैं कि 2022 के चुनाव में ओवैसी किंग मेकर होंगे? सर देखिए, ये सब बड़ी ये चीजों में दम नहीं है, किंग मेकर, क्वीन मेकर, पावर ब्रोकर। देखिए, हम अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब करना, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और हमारा एम्बिशन और गोल है। ये हमारी, और साथ ही साथ बीजेपी को रोकना उत्तर प्रदेश में। अब ये सब बातें करके कोई दूसरा पॉलिटिशियन खुश हो जाएगा, आपके सामने बड़ा मुस्कुराएगा, मुझे मालूम मैं क्या कर रहा हूं।
तो ये सब बातें किंग मेकर होंगे, ये कोई पॉलिटिक्स है, उसमें जब रिजल्ट आएगा जब सबको मालूम हो जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि सर पब्लिक जानना चाहेगी ना। आप मंच से खड़े होकर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। आप यहां इस कार्यक्रम में कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं उनका विरोध होना चाहिए। तो ना सपा की तरफ दिखते ना बसपा की तरफ दिखते, तो लोग सोचेंगे कि 100 सीट पर लड़ने वाले के लिए हम क्यों वोट करें, जब यही नहीं पता वो जाएगा किधर। नहीं, जो जनता तो इतने बार देख चुकी है ना इन लोगों को, जो ये सब तमाशे। मैं देखिए, ब्राह्मण सम्मेलन के मैं खिलाफ नहीं हूं। आपने सवाल किया मुसलमान की मैं बात करता हूं, तो मैंने आपसे कहा कि ब्राह्मण सम्मेलन भी हो रहा है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। अब जनता ये जानती है कि एमआईएम क्या करना चाहती है, एमआईएम क्या कोशिश कर रही है, उसके मुताबिक जनता हमारे काम को देखकर वोट देगी। अच्छा, पिछला बताइए, उससे मैं थोड़ा अनुमान लगाता हूं। योगी जी तो आपको नहीं पसंद है, अखिलेश यादव और मायावती में से बेहतर मुख्यमंत्री आपको कौन लगता है? लगता था, मतलब जब वो थे। देखिए, अखिलेश यादव हो या बहन जी मायावती हो, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी ना। आप मेरे मुंह से जो निकालना चाह रहे हो कभी नहीं निकल पाएगा। सर कुछ तो निकालिए, सब आप अंदर ही रखेंगे, और जो निकाल रहे हैं उस पर तो लोगों को आपत्ति हो रही है, लेकिन कुछ तो हेडलाइन देकर जाइए ना। मैं तो पिछला पूछ रहा हूं, अखिलेश यादव के 5 साल अच्छे थे या मायावती के 5 साल अच्छे थे? ऐसा है ना, जब उसका जवाब यह है कि दूध का जला हूं, छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना पड़ता है मुझे। ओवैसी साहब, आप ऐसी छाछ फूंक रहे हैं, धुआं भी नहीं दिख रहा है। नहीं, वो एक और कहावत है ना उत्तर प्रदेश में, सुन लीजिए कि चाल चले झींगा और मारा जाए रोहू। रुक जाइए अभी। कुछ लोग ये भी तो सोच सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब कि आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि आपको इतनी सीट आएगी कि आप किसी की मदद कर सके सरकार बनाने में, इसलिए आप थोड़ा बच रहे हैं कि बाद में ये बाइट्स वगैरह दोबारा ना चलें और फिर लोगों को जवाब देने में दिक्कत ना हो। ये कॉन्फिडेंस ही तो है जो मुझे उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है, इतनी मोहब्बत से नवाज रही है। जहाँ कहीं हम जाते हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं, वो निकल कर आते हैं, मोहब्बत के मुजाहरे करते हैं। तो कॉन्फिडेंस बहुत है सर, फिक्र मत करिए, बहुत कॉन्फिडेंस है। अल्लाह ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। मैं हालात से समझौता करने वाला नहीं हूँ, ना कभी रहूँगा। इसीलिए तो ये कॉन्फिडेंस की निशानी है। हम मेहनत कर रहे हैं, जस्तजू कर रहे हैं, काम करेंगे, कॉन्फिडेंट है। हमारे पूरे पार्टी के जिम्मेदार कॉन्फिडेंट है, और पूरे और कॉन्फिडेंट जरूर नहीं है, हम कॉन्फिडेंट हैं। मगर अभी मेरे साथ मंच पर थोड़ी देर पहले सेशन में मुनव्वर राणा थे, वो भी आपसे खफा दिख रहे थे। वो भी, उनका भी तर्क ये था कि आप जो है वो नुकसान ही करेंगे, मुसलमानों का कोई फायदा नहीं करेंगे, क्योंकि जो मुसलमानों के लिए कुछ कर सकता आप उसके सीट ही काटेंगे, वोट काटेंगे। अब शायर भी आपसे नाराज हैं। छोड़ दे। हाँ सर, सब नाराज है। मैं तो कह रहा हूं, भारत की लैला मैं हूं, ये तमाम मेरे मजनू हैं। तो नाराज होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुसलमानों के बीच भी आपको प्यार नहीं मिल रहा ना, फिर दिक्कत यहां आ रही है। मुसलमान कंफ्यूज है, या तो फिर सपा जो एमवाई करती रही, या फिर असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने वाई भी हटा दिया, सिर्फ एम पर टिके हुए हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आप अखिलेश यादव के ताल्लुक से या एमवाई कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, 21 जिलों में कितने अखिलेश ने मुसलमान को जेडपी चेयरमैन बनाया, जिला परिषद का। इटावा में अब उनके कज़न ठहरते हैं, वो बीजेपी कैंडिडेट नहीं खड़ा करते उनके खिलाफ। और अखिलेश यादव और ये तमाम लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वोट काट रहे हैं। भाई, अखिलेश यादव की वाइफ हार गई, दोनों भाई हार गए, तो कभी अखिलेश यादव ये नहीं कहेंगे कि भैया हिंदू वोट नहीं मिला इसलिए मैं हार गया। अब हम चुनाव लड़े तो अखिलेश यादव हो या बीएसपी हो या दूसरे लोग, अरे मुस्लिम वोट काट रहा है। अगर कोई 90% जाट 2019 में बीजेपी को वोट दिया,
कोई ये नहीं कहा कि समाजवादी ने नहीं कहा कि भाई हिंदू वोट हमको नहीं मिला। ये डुप्लिसिटी है, हिपोक्रेसी है इन लोगों की। देख लीजिए आप, जहां पर मुसलमान की बात आए कि नहीं नहीं आप हमारे कैदी हैं। अरे भैया, आपके फैमिली के 3 मेंबर हार गए और 75% मुस्लिम वोट मिला आपको 2019 के चुनाव में, फिर आपको नहीं मिलता यादव का वोट, और आपकी मेजॉरिटी, मुलायम सिंह यादव साहब की मेजॉरिटी कम हो जाती है उनके स्ट्रांग होल्ड से। कभी ये नहीं कहेंगे हिंदू वोट हमको नहीं मिला, बात करेंगे मुस्लिम वोट क्यों नहीं मिला। अरे भाई, क्या मुसलमान क्या आपका कैदी है? क्या आपने उसको एक हॉस्टेज बनाकर रख लिया है? और जबान से निकलता भी नहीं है बात ये। मगर मुस्लिम वोट आएगा तो सब बोलेंगे ओवैसी आ रहा है, एमआईएम आ रही है। अरे भाई, आप ये क्यों नहीं कहते कि आपको हिंदू वोट नहीं मिला इसलिए आप हार गए, सत्ता से हार गए? लेकिन वो शायद इसलिए नहीं कहते कि आपके अलावा कोई इतना खुल के सिर्फ मुसलमान मुसलमान नहीं बोलता। बाकी लोग थोड़ा दबी जुबान में बोलते हैं और थोड़ा हिंदुओं को भी जोड़ देते हैं। आप सिर्फ मुसलमान मुसलमान बोलते हैं, तो उनको लगता है यही काट रहा होगा, और कौन काटेगा? सर देखिए, सही सर, देखिए सच्चाई तो सबको काटती है ना। ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने मुस्लिम नेताओं को घर में बुलाकर खामोशी से बिठाकर एक फोटो लेकर डाल देते हैं और उनका नाम तक भी नहीं लिखते। हाँ, ये देखिए, जब प्यार किया तो डरना क्या? आप बोलिए ना। आप ये देखिए, आपने कभी सुना बीएसपी सपा ने कहा कि हमको हिंदू वोट नहीं मिला? दलित भी बीजेपी को वोट देता है, उसका किसी को वोट देना वोटर का इख्तियार है। मगर कभी ये लोग वो क्यों नहीं कहते कि भाई हमको दलित वोट नहीं मिला इसलिए बीजेपी जीत गई, यादव बीजेपी को वोट दे दिया? वो नहीं कहते कि भाई आप मुस्लिम मुसलमान, मुस्लिम मुस्लिम, ये लोग कहते हैं वोट डिवाइड होगा, वोट कटेगा। अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर थे, इतना बड़ा मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, क्या किया आपने बताइए? आज अगर वो ट्रायल चला देते तो कुछ हो जाता। आज योगी आदित्यनाथ ने 77 केसेस वापस ले लिए पूरे। तो हमारा तो हाल ऐसा हो गया ना कि फंस गई रजिया गुंडों में। ओवैसी साहब, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब 100 सीट पे लड़ेंगे तो बाद में इस रजिया को इन्हीं गुंडों में से किसी के साथ शादी करनी पड़ेगी। लेकिन आप बता नहीं रहे कि वो गुंडा कौन होगा। तो रजिया बोले तो नहीं, रजिया सुनिए, रजिया सुल्तान बनेगी इंशाल्लाह ताला, फिक्र मत करिए आप। अरे पर 100 सीट पे कैसे बनेगी सर? फिर 403 पे लड़िए। सर देखिए, हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं अभी, तो हम 100 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि 100 से ज्यादा भी लड़े। हमारी ओम प्रकाश राजभर साहब से मुलाकात होगी, बात होगी। उसमें कई और पार्टीज हैं, दूसरे लोगों से भी मेरी बात हो रही है। हमारे पार्टी के लोग चंद्रशेखर रावण से भी बात कर रहे हैं। अभी देखिए, आगे बहुत सी तब्दीलियां होंगी। सर, आप जिन ओम प्रकाश राजभर का नाम ले रहे हैं, टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में वो ओम प्रकाश राजभर ये कहते पकड़े गए कि वो अपने जिनसे अलायंस करेंगे उनसे पैसे लेंगे और फिर उस पे चुनाव लड़ेंगे, टिकट देंगे। ऐसे आदमी के साथ आप कह रहे हैं आप अलायंस करेंगे? नहीं, वो स्टिंग ऑपरेशन आपने किया और उसका कई क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब हम, जहां तक हमारी बात है, हम राजभर साहब के साथ हैं। अब ये बात होगी तो आप उनसे पूछ लीजिए। हमसे तो उन्होंने नहीं कहा, ये बात कभी नहीं कही, कभी नहीं कहा। हम आपसे कह रहे हैं कि हमसे कभी इस तरह की बात राजभर साहब ने नहीं की। तो वो आप कैमरे पे थोड़ी बताएंगे कही होगी, तो आपका भी स्टिंग करेंगे तो पता चलेगा। कर दीजिए ना सर, कौन रोक रहा है आपको? सोमित को बोलूं मैं अपने साथ रख लूं, सोमित को, आपके रिपोर्टर को दे दीजिए कुछ स्टिंग कर दीजिए सर। क्या छुपा है? कुछ है ही नहीं सर, जो सामने है, जो दिखता है वही है, और कुछ नहीं है। क्या स्टिंग करें? करिए सर। हम आपको मुझे जानता हूं कि बहुत से लोग करना चाह रहे हैं। मुझे पहले ही पता चल गया था, 1 महीना पहले ही कुछ ऐसा मामला चल रहा है, गड़बड़ मामला है। तो ठीक है, आपका इख्तियार है। लेकिन आप जो राजभर साहब के बारे में कह रहे हैं, उसको देखकर, उसको सुनकर लोग ये कहेंगे कि ये रजिया जो है वो अपने हिसाब से गुंडे तय कर रही है, जिसके बाद में जरूरत पड़ सकती है, जिसके बाइक पर बैठकर जाने की, वो गुंडा नहीं है और बाकी इनको गुंडा नजर आ रहा है। अब देखिए ना कि अब जब बीजेपी के पास 37% एमएलए के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं,
मुख्यमंत्री खुद अपने खिलाफ केस विड्रॉ कर लेते हैं, प्रोसिक्यूशन दूसरे केस में इजाजत नहीं देते, केसेस वापस लेते हैं मुजफ्फरनगर राइट्स के। तो ये तो सबके सामने है, पावर में रहकर ये कर रहे हैं। अब जब नतीजा आएगा ये तो उत्तर प्रदेश की जनता सर, लेकिन आपका ये जवाब वैसे है कि बच्चा फेल होकर आए और कहे कि क्लास में 5 लड़के तो और फेल हुए, तो मुझसे क्यों? अरे भाई, हम आपसे पूछेंगे ना, आप क्यों नहीं पढ़े, आपने क्यों नहीं पास किया? आप अपना रिजल्ट बताइए ना सर। आप बार बार बीजेपी पे और दूसरों पे डाल देते हैं कि वो भी तो करते हैं, तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? देखिए, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं कि भारत के संविधान में इक्वालिटी, सब्सटैंटिव इक्वालिटी है, और क्लास में फेल और पास होने की बात जब आप कर रहे हैं, जब तक आप टीचर अच्छा नहीं होगा, अच्छा सबक नहीं पढ़ाएगा, उसको बताएगा नहीं कि बेटा ये काला है और ये सफेद है और तुम इस तरह से काम करने से तुम पावरफुल हो जाओगे, तो वो यकीनन वो बच्चा क्लास में मेरिट में पास होगा। और वही हम बता रहे हैं जनता को जाकर उत्तर प्रदेश में कि अब तक आपके जितने टीचर थे वो बिल्कुल कमजोर थे, वो डराते थे और आपका वोट तो लेते थे मगर आपको फेल करते थे। अब हम ये बता रहे हैं कि आपको पास भी होना है और मेरिट में भी आना है। ये हमारा और दूसरे पार्टी में फर्क है। दूसरे पार्टी तो वोट लेते थे, मुख्यमंत्री बन जाते थे, मगर फेल कर देते थे मुसलमानों को। अब फेल नहीं होंगे, मेरिट में पास भी होंगे और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे। अच्छा, मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का हिंदू हूं और मैंने मन बनाया कि ओवैसी साहब बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, मुसलमानों के बारे में जो बोल रहे हैं, मुझे ओवैसी साहब को वोट देना है। तो ओवैसी साहब हिंदुओं के लिए क्या करेंगे? क्योंकि सुनते हैं तो सिर्फ मुसलमान करते, तो हिंदू क्यों आपको वोट दे? क्या सोचकर वोट दे? आएंगे सत्ता में तो हिंदू के लिए क्या बदलेंगे आप? देखिए, कभी भी हम किसी मजहब के खिलाफ ना थे, ना है, ना रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप हिंदू भाइयों की बात करें तो टिकट देंगे उनको, पार्टी से कैंडिडेट खड़ा करेंगे। वोट देना तो उनका इख्तियार, हम तो कैंडिडेट बनाएंगे उत्तर प्रदेश में, अच्छे स्ट्रांग कैंडिडेट देंगे। बेहतरीन से बेहतरीन लोग हमारी पार्टी में अप्लाई कर रहे हैं, मुझसे मुलाकात किए हैं, और आप देखेंगे कि शानदार तरीके से लड़ेंगे। उनके लिए हम दिलो जान से मेहनत करेंगे, दो ही करेंगे। बारात देखिए, हिस्सेदारी तो सबको मिलनी चाहिए। इसीलिए तो हम पार्लियामेंट में हमने कहा था कि ओबीसी का कास्ट सेंसस डेटा होना चाहिए, हिंदुओं का भी मुसलमानों का भी। 50% का कैप को रिमूव करना चाहिए। और तीसरा, ये सब कैटेगराइजेशन होना जरूरी है। ये खुद मोदी के लिए गले का सांप बन चुका है। ये बार बार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम डिमांड कर रहे हैं, कराइए कास्ट सेंसस कराइए। सर, आखिर में 2 सवाल आपसे ले रहा हूं, छोटे छोटे जवाब चाहूंगा। क्या योगी जी का कोई काम उत्तर प्रदेश में घूमने पर आपको पसंद आया? सर, अच्छा ठीक है, नमाज का वक्त हो गया, फिर आप जाएं, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आपको इसका सवाल का जवाब दे देता। हाँ, नहीं, इस सवाल का जवाब दे देता हूं आपको। जी। महिलाओं के खिलाफ 1,85,000 केसेस पेंडिंग है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। 4 लाख उत्तर प्रदेश में बच्चे जो है सीवियर एक्यूटली मैलनरिश्ड हैं। 10% का अनएम्प्लॉयमेंट है। खुद कंसर्न मिनिस्टर फरवरी 2020 में कहते हैं कि 33 लाख अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर्ड में नाम है। अब आप जिला परिषद का इलेक्शन कराते हैं, 2000 गवर्नमेंट के टीचर्स एम्प्लॉयज मर जाते हैं। कि कौन सा डेवलपमेंट हुआ है बताइए ना? ऑक्सीजन नहीं मिलता सेकेंड वेव में, गंगा पर लाशें बह रही हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार, चलिए ये सब झूठ है क्या? इतने डॉक्टर्स के पोस्ट वेकेंट है। फिरोजाबाद में आज 60 बच्चे मर गए सर, 60 बच्चे मर जाते हैं। कौन सा विकास हुआ है? कौन से विकास की मैं बात करूं आपके सामने? ठीक है ओवैसी साहब, वक्त इतना ही है और आपको भी जाना है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, चर्चा की। थैंक यू सर, और अब जनता उत्तर प्रदेश की तय करेगी। आप हैदराबाद दोबारा आइए। आप बाइक तैयार रखिए, आ रहा हूं मैं। धन्यवाद सर। बिल्कुल, थैंक यू, डन।